हेलो टू एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्वराज आईएएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में। और मैं आपका अपना क्रांति सर। आज से जो हम सीरीज चालू कर रहे हैं वो है बायोलॉजी की। बायोलॉजी की इसलिए क्योंकि आपकी जो भी आगामी परीक्षा आने वाली है या फिर अगर भविष्य में आप कोई भी पेपर देते हो तो उसमें जनरल साइंस एक विषय होता है, सामान्य जिसे विज्ञान आप कहते हो, और उस सामान्य विज्ञान में सबसे ज्यादा जो वेटेज होता है वो बायोलॉजी का होता है। इसलिए आज से हम एक बायोलॉजी की भी सीरीज चला रहे हैं। और बायोलॉजी की सीरीज में हम क्या पढ़ाएंगे, जिसमें कि सबसे पहला चैप्टर जो है वो है कोशिका का। अब इस कोशिका के अंतर्गत आपको आज के लेक्चर में क्या क्या मिलेगा उसे देख लीजिए। सबसे पहले कोशिका को परिभाषित किया जाएगा कि कोशिका होती क्या है, डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको बताया जाएगा। कोशिका से संबंधित कुछ तथ्य बताए जाएंगे कि कोशिका की सर्वप्रथम खोज किसने की, उदाहरण के तौर पर। फिर हम कोशिकांग की बात करेंगे। कोशिकांग मतलब कोशिका के अंतर्गत जो उसके विभिन्न अंग होते हैं जो अलग अलग कार्य करते हैं, जिसकी वजह से आपके पास एक जीवित कोशिका आप उसे कह सकते हो क्योंकि वो कार्य कर रहे हैं। फिर हम कोशिका की संरचनात्मक संगठन की बात करेंगे। संरचनात्मक संगठन की अगर बात करें तो जैसे कि प्लाज्मा झिल्ली हो गया, कोशिका भित्ति हो गई, इन सब की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। और लास्ट में आपको एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया जाएगा। इस प्रश्न को मैं सॉल्व नहीं करूंगा, ये आपसे रिक्वायरमेंट रहेगी कि आप इसे सॉल्व करें और हमें कमेंट करें। एक और बात, आपको स्क्रीनशॉट लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको निःशुल्क पीडीएफ दे दिया जाएगा हमारी संस्था के माध्यम से। आप बस हमें कमेंट करिए या फिर आप चाहो तो व्हाट्सएप कर सकते हो 9584895611 पर। ये मेरा नंबर है क्रांति सर, और आपको पर्सनली व्हाट्सएप कर दिया जाएगा सभी पीडीएफ का। तो चलिए आज के हम लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं, ज्यादा लेट नहीं करते। आखिरकार क्या है हमारे इसमें कोशिका, और कोशिका को कैसे परिभाषित करेंगे। देखिए, सबसे पहला जो एक फैक्ट मैं आपको कहूंगा वो ये है कि लैटिन भाषा में इस कोशिका का जो मतलब होता है, अर्थ जो होता है वो है छोटा कमरा, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। एक छोटा सा फैक्ट आप याद रखेंगे। अब यहां जो आपके पास दिखाई दे रही है यही है वो कोशिका, ठीक है। इस कोशिका को अगर आप विशेष तौर पे देखोगे तो ये एक वैसे ही दिख रहा है जैसे कि एक दीवार हम खड़ी करते हैं ईंटों के माध्यम से, वैसे ही आपको दिखाई दे रहा है। और इसलिए इसे एक छोटा कमरा कहा गया है लैटिन भाषा में। और इस कोशिका को आधार मान करके ही आगे जाकर के पढ़ोगे ऊतक। इसका मतलब कि कोशिका अगर आपके पास है तो कोशिका से जीवों की उत्पत्ति होते हुए हमें दिखाई देगी, ठीक है। इसलिए इसे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ या फिर मौलिक इकाई से क्यों कह रहे हैं, तो इसे मौलिक इकाई इसलिए कहा जाता है, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस कोशिका के अंतर्गत इसके कोशिकांग भी होंगे और जो विभिन्न विभिन्न प्रकार के कार्य करेंगे। इनमें श्रम विभाजन होता है। अगर उदाहरण के तौर पर मैं बहुकोशिका, एक कोशिकीय जीव होता है, एक बहुकोशिकीय जीव होता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम अपने आप को ले तो हम बहुकोशिकीय जीव में होते हैं, हमारे इसमें बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, सबके अपने अपने कार्य होते हैं, हमारे में श्रम विभाजन होता है। उदाहरण के तौर पर आप हार्ट ले सकते हो, हृदय हमारा, और वो रुधिर का संचरण करता है। अमाशय अगर मैं लूं, पेट की बात करूं तो पचाने का कार्य करता है। इस प्रकार के बहुत सारे चीज हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो चलिए, शायद तक ये आपको क्लियर हो गया होगा, ना हो तो आप इसे दोबारा सुनिए और पीडीएफ के लिए हमें कॉन्टेक्ट करिए, निःशुल्क पीडीएफ। चलिए, ये तो था कोशिका। अब आपको कुछ तथ्यों को जानना जरूरी है, क्योंकि कई ऐसे एग्जाम होते हैं जहां पे स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की। तो अगर आपके पास ऐसा कभी प्रश्न आए कि सर्वप्रथम कोशिका की किसने खोज की, तो याद रखेंगे 1665 में एक नाम आपको सुनने मिलेगा, वो है रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, बॉटल के ऊपर ढक्कन नुमा एक कॉर्क था, और कॉर्क का किससे बना होता है, वृक्ष की छाल से बना होता है। तो उसका उन्होंने अध्ययन किया और उन्हें इस कोशिका के बारे में पता चला। ये आप याद रखोगे। इसका मतलब वो जीवित नहीं था, क्योंकि कॉर्क मर चुका है ना भैया, वृक्ष की छाल मरी हुई है, कॉर्क उसका निर्माण हुआ, उस पर उन्होंने अध्ययन किया। ये मैं विशेष तौर पर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसके बाद आपके पास एक फिर से वर्ष आएगा 1674, जहां पर एक नाम सुनने मिलेगा आपको, ल्यूनहॉक। और ल्यूनहॉक ने क्या किया, इन्होंने सर्वप्रथम तालाब में जीवित कोशिकाओं का पता लगाया। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि यहाँ पे जीवित शब्द आ जा रहा है। क्लियर हो गए, दो फैक्ट आपके पास। तृतीय फैक्ट में अब देखिए, आपने कोशिका तो खोज निकाला। कोशिका मतलब कि मान लीजिए अगर ये आपके पास इस तरीके से कोई स्ट्रक्चर या फिर आपके पास एक संरचना दिखाई दे रही है, यही क्या है,
कोशिका है, सेल है। और इस सेल या फिर अंग्रेजी में आप इसे सेल कहते हो और हिंदी में ही आप इसे कोशिका कहते हो। इस कोशिका के बीच में होता है न्यूक्लियस, जिसे आप अंग्रेजी में न्यूक्लियस कहते हो और हिंदी में आप इसे क्या कहते हो, केंद्रक। तो ये है आपका केंद्रक। तो अब बात उठती है कि केंद्रक की खोज किसने की, तो उसका भी तथ्य आप याद रखोगे। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा कोशिका में केंद्रक की खोज की, ये भी एक तथ्य याद रखोगे। अब आप देखिए, आपको ये कोशिका मिल गई, जो वृत्त मैंने बनाया उसके बीच में एक सेंटर पॉइंट बना दिया गया जिसको हम केंद्रक कह रहे हैं या न्यूक्लियस कह रहे हैं। अब इसके इर्द गिर्द, इस कोशिका में जो केंद्रक है, इसके इर्द गिर्द आपको यहां पर पूरी तरीके से कुछ द्रव्य दिखाई देगा, द्रव्य, ठीक है। एक तरल जैविक पदार्थ यहां पर दिखाई देगा, ये तरल जैविक पदार्थ। तो ये जो तरल जैविक पदार्थ है, इसे कहा जाता है जीव द्रव्य। और इस जीव द्रव्य की खोज किसने की, अगर ऐसा कभी प्रश्न करे तो याद रखना 1839 में जेई पुरकोंज नाम के आपके पास साइंटिस्ट दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने जीव द्रव्य की खोज की। पुरकोंज नाम है वो, स्पेलिंग थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, याद रखेंगे पुरकोंज, ठीक है। जेई पुरकोंज, उन्होंने किसकी खोज की, तो जीव द्रव्य। जीव द्रव्य क्या है, ये कोशिका के अंतर्गत केंद्रक के इर्द गिर्द आपको एक तरल जैविक पदार्थ दिख रहा है जो कि जीव द्रव्य है। अब हमारे पास दो साइंटिस्ट आएंगे जो इस पूरे कोशिका का अध्ययन करेंगे और उसका अध्ययन संबंधित एक सिद्धांत देंगे जिसे हम कोशिका सिद्धांत कहते हैं। तो वर्ष आप फिर से याद रखोगे, 1838 में दो जीव वैज्ञानिक, 1838 में स्लेडन और 1839 में स्वान, ये दो नाम आप याद रखोगे जिन्होंने कोशिका सिद्धांत के विषय में हमें बताया। तो ये था कुछ फैक्ट। इसके बाद 1855 का एक और फैक्ट है जो आपको याद रखना है। 1855 में क्या हुआ, ये जो कोशिका सिद्धांत दिया गया है सर स्लेडन और सर स्वान के द्वारा, इसी कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया गया 1855 में। और 1855 में जिन्होंने आगे बढ़ाया उनका नाम है विर्चोव, याद रखोगे विर्चोव। विर्चोव ने इसे आगे बढ़ाया और उन्होंने इस पर एक थ्योरी और अटैच करी। तो उन्होंने क्या थ्योरी अटैच किया, यहां देखेंगे। उन्होंने बताया कि जो सभी जो कोशिकाएं होती है, जो कोशिकाएं होती है, उन कोशिकाओं का जो आगे जाकर के वो विभाजित होंगी और एक और नई कोशिका बनेगी। तो बस उसी के बारे में उन्होंने बताया 1855 में विर्चो ने कि कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया और साथ ही साथ सभी कोशिका जो है पूर्ववर्ती कोशिका से बनती है। मतलब जो आपके पास एक पहले से कोशिका है, वही जो कोशिका है वो दो भागों में विभाजित होगी, ठीक है, जिसको हम सेल डिवीजन के तौर पर बाद में पढ़ेंगे, और एक नए कोशिका का निर्माण होता है। ये बात किसने कहा, तो 1855 में विर्चो ने। तो ये कुछ तथ्य है जो कि आप याद रखोगे। ये था तथ्य संबंधित कुछ बातें जो हमने आपको बताया। अब हम चलते हैं कोशिका को विशेष तौर पर और बेहतर तरीके से समझने के लिए। जब हम कोशिका की बात करते हैं तो आप याद रखोगे कुछ ऐसे जीव आपको मिलेंगे जिसमें केवल सिंगल कोशिका है, जिसे हम एक कोशिकीय जीव कहेंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम एक कोशिकीय जीव की बात करें तो फोटो में आपके पास दिखाई दे रहा है अमीबा आप लोगे, दूसरा क्लैमिडोमोनास, दो आपको मिल गए। वैसे ही ये जो है ये पैरामीशियम है और यहां पर ये जो दिया गया है यह है बैक्टीरिया। तो ये चार नाम आप उदाहरण के तौर पर ले सकते हो जो कि एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जीव मतलब कि उस जीव में केवल एक ही कोशिका होगी, एक ही सेल होगा और वही सारा कार्य करेगा अपने कोशिकांग की मदद से, ठीक है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर कुछ पदार्थों का अंदर लेना और उसे बाहर छोड़ना, जैसे कि अमीबा स्वयं भोजन प्राप्त करने के लिए अपने ही अंगों के द्वारा जो क्या करेगा, भोजन को अंदर लेगा और पूरा क्रिया होने के बाद उसे बाहर की ओर करेगा, उसे एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया भी कहते हैं। तो आप याद रखोगे, यह एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव, अब आपके पास कुछ ऐसे भी रहेंगे जो कि बहुकोशिकीय जीव रहेंगे। तो चलिए देखते हैं बहुकोशिकीय जीव से संबंधित क्या आपके पास उदाहरण देखने को मिलता है। बहुकोशिकीय जीव मतलब कि क्लियर है कि वहां पर एक से अधिक कोशिकाएं रहेंगे। उदाहरण के तौर पर आप याद रखोगे जैसे कि कवक, ये कवक है। दूसरा आप याद रखेंगे आपको मिलेगा पादप कोशिका मतलब कि पेड़ पौधों में, और जंतु कोशिका मतलब कि पशुओं की बात चल रही है यहां पर, या फिर
एनिमल सेल आप इसे कह सकते हो। तो ये उदाहरण है बहुकोशिकीय जीव में जिसे एक से अधिक कोशिका प्राप्त होते हैं। इनके अध्ययन हम डिटेल में बाद में करेंगे। फिलहाल आपको बस यहां पर आज का जो डिटेल दिया जा रहा है इसे आप समझिए, क्योंकि अंत में आपको एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया जाएगा। जो कुछ भी हमने आपको समझाया है उसका उत्तर आप स्वयं देंगे। और पीडीएफ की आप चिंता नहीं करेंगे, मैंने आपको अपना नंबर दे चुका हूं, थंबनेल में भी दिया गया, आप उस पर संपर्क करिए और आपको निःशुल्क पीडीएफ हमारे कोचिंग सुराज आईएएस के द्वारा दे दिया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम हमारे आज की इस लेक्चर को आगे बढ़ाया जाए। तो क्या कह रहा है यहां देखेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कोशिकांग। कोशिकांग मतलब कि एक कोशिका के अंतर्गत इसके विभिन्न विभिन्न प्रकार के घटक होंगे जो कि खुद में अलग अलग भिन्न भिन्न कार्य करेंगे, जिसकी वजह से उस कोशिका को जीवित कोशिका कहा जाता है। ये आप याद रखोगे, क्योंकि अगर वो कोशिका कार्य ही नहीं करेगा तो जीवित क्यों कहलाएगा, वो तो मृत कोशिका कहलाएगा ना। तो अब हम कोशिकांग की बात करेंगे। कोशिकांग को समझने के लिए मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना देता हूं। मान लीजिए ये आपका एक सेल है जिसे आप कोशिका कहते हो। ये कोशिका ले लीजिए, ये आ गया आपका कोशिका। अब इस कोशिका के अंतर्गत आपको भिन्न भिन्न कोशिकांग मिलेंगे। पहले मैं आपको कुछ लाइन पढ़ देता हूं जो यहाँ पे लिखा गया है। कोशिका में श्रम विभाजन होता है जिसके लिए प्रत्येक कोशिका में कुछ विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। तो ये जो है ये आपकी परिभाषा है, इस परिभाषा को आप याद रखोगे। क्लियर हो गया। अब दूसरा ये बोल रहा है कि प्रत्येक कोशिकांग एक विशिष्ट कार्य करता है। जैसे कोशिका में नए पदार्थों का निर्माण करना, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर करना, मैंने बताया ही था। जैसे कि हम एक उदाहरण के तौर पर अमीबा भी देख रहे थे स्वयं में, जो एक कोशिकीय जीव है। कोशिकांग के कारण ही ये के है, कोशिकांग के कारण ही एक कोशिका जीवित रहती है, अपने सभी कार्य करती है। ये तीनों पॉइंट मैंने आपको बताया। अब हम कुछ विशेष कोशिकांगों की बात करेंगे उदाहरण के तौर पर, जिससे आपको क्लियरली समझ में आ जाए कि वो कोशिकांग क्या है। तो एक कोशिका तो मैंने बना दिया, तो चलिए फिलहाल हम आगे ले जाते हैं, उससे आपको क्लियर होगा। कुछ कोशिकांग जैसे कि अब हम जो बात करेंगे वो है आपके पास उदाहरण के तौर पर कोशिकांग को समझने के लिए हम यहाँ पर देखिए एक डायग्राम बनाएं। ये रहा आपका कोशिका, कोशिका जिसको इंग्लिश में सेल कहते हैं। यहीं पर आपने एक न्यूक्लियस दे दिया, अंग्रेजी में आप इसे न्यूक्लियस कहेंगे और हिंदी में आप इसे क्या कहते हो, केंद्रक। तो ये क्या कहलाएगा, केंद्रक। ये है आपके पास केंद्रक, इसे आप याद रखोगे, केंद्रक। अब इस सेल को चारों तरफ से हम एक झिल्ली से कवर कर देंगे जिसे हम कहेंगे प्लाज्मा झिल्ली। तो ये चारों तरफ से कवर रहेगा जिसे हम प्लाज्मा कहेंगे, प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अंग्रेजी में आप उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हो। और इसके अंतर्गत, इस प्लाज्मा झिल्ली के अंतर्गत चारों तरफ आपके पास एक कोशिका द्रव्य रहेगा। कोशिका द्रव्य एक लिक्विड जैसा रहेगा, ठीक है, जिसमें पदार्थों का आदान प्रदान होगा। तो ये रहेगा कोशिका द्रव्य यहां पर, ठीक है, लिक्विड आपके पास दिखाई देगा जिसे हम कोशिका द्रव्य कहेंगे। तो यहां पर अब हम इनको विशेष डिटेल में पढ़ेंगे कि ये कोशिकांग किस तरीके से कार्य करते हैं। और ये जो टॉपिक है फिर कोशिका का संरचनात्मक संगठन, ठीक है। और इसमें होगा क्या, ये सभी क्रियाकलाप करेंगे बाहर की ओर, जैसे पदार्थ है उनका आदान प्रदान करना इनका कार्य रहेगा। और इन्हें ही, जैसे कि अगर यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है, कोशिका के अंदर होने वाले समस्त क्रियाकलाप तथा उसकी बाह्य पर्यावरण से पारस्परिक क्रियाएं जो है 3 गुणों के कारण हो पाता है। तो हम देखेंगे 3 गुण कौन कौन से हैं। प्लाज्मा झिल्ली जैसे मैंने बताया जो चारों तरफ से उसे घिरा हुआ है, केंद्रक जो सेंटर पे है, और तीसरा कोशिका द्रव्य जो मैंने लिक्विड वहां पे लिखा हूं। अब हम डिटेल में देखेंगे कि प्लाज्मा झिल्ली का क्या कार्य होता है। यहां देखिए, जब हम यहां पर इस सेल को या फिर इस कोशिका को एक झिल्ली से कवर कर रहे हैं, वो है प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसका कार्य ये रहेगा कि ये पदार्थों का आदान प्रदान करे। मतलब कि यहां से अगर पदार्थ बाहर जा रहा है तो कुछ ऐसे पदार्थ रहेंगे जिसको वो अंदर की ओर भी लेगा, इसलिए इसको वर्णात्मक कहेंगे, सेलेक्टिव मेम्ब्रेन कहेंगे। उसका कारण यह है कि ये हर पदार्थों को नहीं, कुछ पदार्थों को ही अंदर की ओर लेगा, कुछ को बाहर की ओर भेजेगा। वो पदार्थ क्या है, कैसे, वो हम पढ़ेंगे। फिलहाल यहां देखिए, प्लाज्मा झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अभी मैंने बताया, या फिर ऑक्सीजन, ठीक, कोशिका झिल्ली के आर पार विसरण प्रक्रिया के द्वारा आ जा सकता है। तो पदार्थों में हमने इसे 2 प्रकार से विभाजित करेंगे। यहां देखें, जब हम इसे 2 प्रकार से विभाजित करेंगे तो आपके पास कौन कौन से होंगे,
एक पदार्थ हो सकता है गैसों को लेकर के। जब हम गैस की अगर बात करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन को, यहां देखिए, यदि ये आपके पास एक सेल है या कोशिका है, ये सेल या कोशिका, यहां पर आपके पास न्यूक्लियस हो गया, केंद्रक N, और ये हो गया आपके पास प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आप इस तरीके से कुछ पदार्थों को बाहर किए और कुछ पदार्थों को अंदर किए। पदार्थों में हम दो प्रकार की चीज लेंगे, एक गैस आ जाएगा आपके पास, गैस के तौर पे जैसे कि आप लिख सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जिस प्रक्रिया के द्वारा आदान प्रदान किए जाएंगे उसे हम कहेंगे विसरण। क्या कहेंगे? विसरण। और यही अगर इस पदार्थ में गैस की जगह अगर वाटर को लिया जाता है, जल, वाटर को भी का भी यहाँ पे आदान प्रदान होगा, और जो वाटर का आदान प्रदान होगा कोशिका के माध्यम से, वो हम एक विधि के द्वारा कहेंगे जिसे हम कहेंगे परासरण विधि। क्या कहा जाएगा? तो परासरण विधि, जिसके द्वारा जल का आदान प्रदान होगा। ये परासरण विधि है जिसके माध्यम से जो वृक्ष होते हैं या पौधे होते हैं, उनकी जो जड़ होती है वो मृदा से पानी को यहाँ पर खींचेगी। ये भी आप याद रखोगे, ठीक है। अब यहां देखेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आपके पास तीन प्रक्रिया दिखाई देगी। एक वो प्रक्रिया दिखाएगी जिसे यहां पर नाम दिया गया है अल्प परासरण दाबी विलयन। अब ये अल्प परासरण दाबी विलयन ये एक्चुअल में क्या है, इसे समझते हैं हम। इसे देखिएगा, अल्प परासरण विलयन दाबी को समझने के लिए हम एक ग्लास लेते हैं, प्रैक्टिकली बात करते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। यहां देखिए, मान लीजिए ये कोई एक ग्लास है और इस ग्लास के अंदर आपने क्या किया, वाटर, यहां पर वाटर है, पानी है, ये पानी है, और इस पानी में आप क्या करोगे, शक्कर या फिर नमक अगर आप मिला देते हो, परंतु शक्कर और नमक की जो मात्रा है, ठीक है, यहां देखेंगे, मान लीजिए आपने शक्कर या फिर नमक इसमें मिला दिया तो ये एक विलयन बन गया, एक सॉल्यूशन बन गया। मगर परंतु इस सॉल्यूशन का जो नाम है वो हम क्या दे रहे, तनु विलयन। नाम क्या दे रहे, तनु विलयन। तनु विलयन मतलब कि इसमें जल में जो शक्कर और नमक की जो मात्रा है वो कम रहेगी और जल की जो मात्रा है वो ज्यादा रहेगी, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब इसके अंतर्गत आपने क्या किया, आप इस तरीके से यहां पर एक सेल को अंदर कर दिए या कोशिका को आपने उसके अंदर कर दिया। जब आप कोशिका को इसके अंदर करोगे तो अब यहां पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसे हम देखते हैं। हमेशा याद रखिएगा, जल हो या फिर वायु हो, वो अधिक सांद्रता से या फिर उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर उसकी गति होगी। तो हमने यहां पर देखा कि यहां पर इस विलयन को तनु विलयन कहा जा रहा है क्योंकि इसमें शक्कर या नमक जो है उसकी मात्रा कम और जल की मात्रा ज्यादा है। जब यहाँ पे जल की मात्रा ज्यादा, अगर इस कोशिका के अंदर वाले जल से ज्यादा हो जाती सांद्रता, तो बाहर से अंदर की ओर जो जल है वो प्रवेश करेगा, ये आप याद रखोगे। तो जो जल है वो आपका इस तरीके से अंदर की ओर जाने लगेगा, और अगर अंदर की ओर जाएगा तो ये क्या होगा, ये फूलने लगेगा। मगर याद रखिएगा, जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मैं वृक्ष या पादप कोशिका की बात करूं तो पादप कोशिका की ये जो कोशिका होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक कवर रहता है जिसको हम कोशिका भित्ति कहते हैं। हम आगे जा करके पढ़ेंगे। यही कोशिका भित्ति जो होती है उसको दृढ़ता दिलवाएगी संरचनात्मक तौर पर, जिसकी वजह से जब ये पानी अंदर जा रहा है, क्योंकि अधिक सांद्रता बाहर हो गया और अंदर में कोशिका कम सांद्रता हुआ जल का, तो जल अंदर चले गया तो ये फूलने लगा, तो फट ना जाए तो उसको दृढ़ता कौन देगा, कोशिका भित्ति। ये आप याद रखोगे। तो इसे क्या कहते हैं हम, अल्प परासरण दाबी विलयन। तो अल्प परासरण दाबी विलयन में आपने क्या देखा कि जो कोशिका होती है वो फूलने लगती है, पानी जो है वो अंदर की ओर चला गया। ठीक, नेक्स्ट हम चलते हैं। इसके बाद दूसरा जो आपके पास दिखाई देता है वो है समपरासरी विलयन। अब समपरासरी विलयन क्या है इसे आप समझिए। समपरासरी विलयन मतलब कि जैसे कि अभी हमने, इन शॉर्ट में आपको बताता हूं, अभी हमने देखा था किसी ग्लास में जल में हमने शक्कर या नमक डाल दिया, परंतु शक्कर और नमक डालने के पश्चात हमने देखा कि जल की सांद्रता इतनी अधिक थी कि जब उसमें हमने कोशिका को डाला तो जल की सांद्रता ज्यादा थी कोशिका के अंदर के जल की अपेक्षा। तो जल कहाँ चले गया, अंदर की ओर चला गया था, प्रवेश कर गया था, और जो कोशिका थी वो फूल गई थी। परंतु अब यहाँ पर क्या किया जा रहा है, यहाँ पर जो बाह्य जल की सांद्रता है वो क्या हो जाएगी, ठीक उतने ही बराबर की सांद्रता रहेगी जितनी की कोशिका के अंदर है जल। तो अगर कोशिका के अंदर की जल की सांद्रता और
उसी ग्लास के बाहर के जल की सांद्रता यदि दोनों बराबर हो जाते हैं इस तरीके से, यहाँ देखिए अगर दोनों के दोनों बराबर हो जाता है, ये यहाँ पे कोशिका हो गई, ठीक है, और इसके बाहर जो जल है ये जल की सांद्रता और इसके अंदर की जो जल है सांद्रता दोनों अगर बराबर हो जाती है तो जाहिर सी बात है जल का ना तो प्रवेश होगा ना ही बाहर निकलेगा। तो ऐसे कंडीशन में हम इसे कहते हैं समपरासरी विलयन। ये आप याद रखोगे, समपरासरी विलयन मतलब कि इसमें कोशिका के माप में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ये भी आप याद रखोगे। दो क्लियर हो गया। तीसरा जो आता है अति परासरण दाबी विलयन। चलिए देखते हैं कि अति परासरण दाबी विलयन क्या है। अति परासरण दाबी विलयन की अगर हम बात करते हैं तो आप ये याद रखोगे, कंडीशन वही है। फिर से आपने क्या किया, एक ग्लास लिया, इस ग्लास में आपने क्या किया, जल रख दिया। अब ये जो जल रखे हैं इसमें अब आपने क्या बनाया, एक विलयन बनाया, एक घोल बनाया और या तो शक्कर या फिर नमक आपने इसमें मिला रखा है, ये भी मैंने बताया था। और इसके अंतर्गत फिर आपने क्या किया, ये आपने कोशिका को अंदर डुबा दिया। अब यहां पे कंडीशन क्या होगा कि जो बाहर की जो जल है उसकी सांद्रता कम रहेगी, किसके तुलनात्मक, कोशिका के अंदर जो जल है। तो जाहिर सी बात है अब जो कंडीशन होगा पानी बाहर की ओर निकलेगा। तो ऐसे कंडीशन में जो कोशिका है वो सिकुड़ने लगती है। तो अति परासरण दाबी का आपके पास परिणाम क्या आएगा, अति परासरण दाबी विलयन में जो कोशिका है वो कैसे हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। ये आपको याद रखना है। ये तीन तरीके हैं परासरण विधि के अंतर्गत, जिसके कारण पादप की कोशिका ले लीजिए उदाहरण के तौर पर, या फिर कोई और कोशिका आप ले लीजिए जिसमें या तो जल अंदर की ओर आएगा या जल बाहर की ओर जाएगा, और परिणाम क्या होता है वो आपको बता दिया गया है। चलिए अब हम इस साइंटिफिक तरीके को थोड़ा और आगे समझते हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस को, जिससे आपको ज्यादा बेहतर समझ में आए। चलिए यहां देखिए, प्लाज्मा झिल्ली से संबंधित आपको एक और तथ्य पता होना चाहिए जो आपसे पूछ सकता है कि प्लाज्मा झिल्ली जो होती है वो किससे बनी होती है। तो आप याद रखोगे प्लाज्मा झिल्ली काफी लचीली होती है जो कि कार्बनिक अणुओं से बनी होती है, जिसे हम लिपिड तथा प्रोटीन कहते हैं। ये आप याद रखोगे क्योंकि कई बार ऐसा प्रश्न आता है, पूछ देता है कि प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है, तो लिपिड तथा प्रोटीन से बनी होती है। ये आप तथ्य याद रखोगे। अब कोशिका झिल्ली के इसी लचीलेपन की ही वजह से आपके पास एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिखता है जो है अमीबा का। क्यों? क्योंकि अमीबा जो है इसी कोशिका के झिल्ली के लचीलेपन की वजह से वो एंडोसाइटोसिस प्रोसेस करता है, जो मैंने बताया था। एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वो बाहरी पर्यावरण से भोजन को प्राप्त करेगा और अन्य जो पदार्थ है उसे बाहर की ओर भी निकालेगा। इसे एंडोसाइटोसिस प्रोसेस कहते हैं। ये एक अमीबा, अगर मैं अमीबा बनाऊं तो इस तरीके से कुछ अमीबा आपके पास दिखाई देता है, ये है अमीबा। तो ये जो अमीबा है वो बाहरी वातावरण से क्या करेगा, अपने भोजन को प्राप्त कर सकता है और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर की ओर छोड़ रहा है। तो ये किसकी वजह से, क्योंकि इसके इर्द गिर्द यहाँ पर जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा झिल्ली है वो काफी लचीली है, उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ये वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली भी इसे कहा जाता है, जैसे कि मैंने बताया था, और इस प्रक्रिया को कहा जाता है एंडोसाइटोसिस। ये आप याद रखोगे, जिस प्रक्रिया के चलते अमीबा क्या कर रहा है, भोजन प्राप्त कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब जो पॉइंट है वो है कोशिका भित्ति, क्योंकि प्लाज्मा झिल्ली हो गया हमारा, दूसरा कोशिका भित्ति। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर हम कोशिका भित्ति की बात करें तो अगर आपने यहां पर एक सेल बनाया, यह है आपका सेल या कोशिका, ठीक, कोशिका या अंग्रेजी में आप इसे सेल कहते हो। अंदर आपके पास एक न्यूक्लियस मिलता है या फिर आप इसे केंद्रक कहते हो, मैंने एन से बताया। इसके चारों तरफ आपने क्या किया, ये प्लाज्मा झिल्ली लगा दिया, चारों तरफ ये आपके पास प्लाज्मा झिल्ली आ गया और इस प्लाज्मा झिल्ली को भी कवर करते हुए आपको दिखाई देगा एक वॉल जिसे हम भित्ति कहते हैं। तो ये जो वॉल या जो भित्ति है ये कहलाता है कोशिका भित्ति या सेल वॉल। अब ये जो सेल वॉल है ये चारों तरफ से इसको कवर कर रखा है और ये किससे बना होता है, ये काफी महत्वपूर्ण है आपके पास। ये जो बना रहेगा ये है सेल्यूलोज से बना होता है, जो कि पौधों को, अगर मैं पादप की अगर बात करूं तो पादप कोशिका को संरचनात्मक तौर पर दृढ़ता प्रदान करता है। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए कुछ पॉइंट। कोशिका भित्ति के कारण जो पादप कोशिकाएं हैं अगर वो कम तनु विलयन में है तो मैंने बताया था वो क्या होने लगेगा, वो फूलने लगेगा, परंतु फूलने की वजह से वो फटता नहीं है। उसका कारण यही कोशिका भित्ति होती है जो हमने बाहर की ओर रखा, ये सेल वॉल, कोशिका भित्ति, जो येलो कलर से मैं आपको दिखा रहा हूं, ये आप याद रखोगे। अगले तथ्यों की ओर हम चलते हैं। चलिए
अगले तथ्य की अगर हम बात करें तो कोशिका भित्ति के बाद मैंने एक बताया था केंद्रक। फोटो आपके पास दिखाई दे रहा है, ये है केंद्रक। केंद्रक मतलब कि न्यूक्लियस। जैसे कि अगर मैं इसे हाईलाइट करूं तो ये इस तरीके से आपके पास दिखाई दे रहा होगा। ये है पूरा का पूरा सेल वॉल या कोशिका, और इस कोशिका के अंतर्गत आपको दिखाई दे रहा है ये केंद्रक या फिर न्यूक्लियस। इसी न्यूक्लियस में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ये देखिए छोटे छोटे छिद्र दिखाई दे रहे हैं, जिसको हम न्यूक्लियर पोर्स या केंद्रक छिद्र भी कहते हैं। ये भी आवागमन के कार्य आएगा, पदार्थों का अंदर से बाहर की ओर जाना। कैसे होता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल देखो दिखा हुआ है कि कोशिकाओं के मध्य में कोशिका द्रव्य के बीच में, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया जो कोशिका यहां पर देखिए ना, ये पूरा का पूरा क्या है, यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये द्रव्य है, कोशिका द्रव्य, ये आप याद रखोगे। तो क्या कह रहे हैं, कोशिकाओं के मध्य में कोशिका द्रव्य के बीच में एक बड़ी गोल एवं गाढ़ी संरचना पाई जाती है जिसे केंद्रक कहा जाता है, जो मैंने आपको क्लियर किया। तो केंद्रक कौन सा इसमें, ये है केंद्रक, ये आप याद रखोगे। ठीक है, अब इसके चारों तरफ एक झिल्ली होती है, जैसे कि आपको बताया गया था। झिल्ली मतलब कि ये जो ब्लैक कलर से यहाँ पे जो मैं दिखा रहा हूं, ये जो है ये है आपकी झिल्ली, जो इसको चारों तरफ से कवर रखा है। और ये जो झिल्ली होती है ये कहलाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या फिर आप इसे कहते हो केंद्रक झिल्ली। इसी केंद्रक झिल्ली में चारों तरफ आपको छिद्र भी दिखाई दे रहे हैं, जो कि क्या करेंगे, आवागमन करेंगे पदार्थों का। कैसे होता है इस प्रोसेस को हम देखते हैं, चलिए, तो ज्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा। अब देखिए, अभी मैंने आपको केंद्रक बताया, इसी केंद्रक के अंतर्गत ये काफी महत्वपूर्ण होता है। क्यों महत्वपूर्ण होता है, इसे बेहतर तरीके से आप समझेंगे जब हम केंद्रक की अगर बात करें। तो ये केंद्रक आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए, ये है आपका केंद्रक, ये है सेल वॉल। इस सेल वॉल के अंदर मैंने बना दिया, ये है केंद्रक। अब हम केंद्रक को अगर देखते हैं, हो सकता है अगर आपसे पूछ दे कि केंद्रक का अपना क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, तो आप याद रखेंगे ये जो केंद्रक है ये कोशिका विभाजन के वक्त एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है। कोशिका विभाजन मतलब कि जैसे कि उदाहरण के तौर से माता पिता के बाद एक संतति का प्राप्त होना, संतति मतलब कि बच्चों की यहाँ पे बात चल रही है। अब आपने ये भी सुना होगा कि माता पिता के गुण लेकर के बच्चे आते हैं, अनुवांशिक गुण लेकर के आते हैं। तो वो अनुवांशिक गुण जो होता है, हम कई बार सुनते हैं कि डीएनए मैच करो, डीएनए मैच करो, डीएनए से पता चल जाएगा कि ये जो बच्चा है ये इस माता पिता का, ये आपको जानकारी मिलती है। तो वो एक्चुअल में वो डीएनए जो है वो कहां से आ रहा है, कहां पे उपस्थित है, ये चीज मैं यहाँ पे बताना चाहता हूं। अब आप यहां देखें, जैसे कि मैंने बताया कि ये जो है ये सेल है, सेल मतलब कि कोशिका। इस कोशिका के अंतर्गत यहां पे दिखाई दे रहा है, ये है न्यूक्लियस या फिर केंद्रक। अब इस केंद्रक के अंतर्गत अगर आप देखोगे तो इस तरीके से आपके पास धागानुमा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, संरचना दिखाई देगी, जिसे क्रोमैटिन कहते हैं। क्या मैं कह रहा हूं, इसके अंदर जो धागानुमा स्ट्रक्चर है वो क्रोमैटिन कहलाता है। फिर जब यही क्रोमैटिन मतलब कि क्रोमैटिन, यहां समझेंगे आप, क्रोमैटिन, तो यही जो क्रोमैटिन है, जब सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन हो रहा होता है तो ये इस तरीके से यहां पर आपको छड़नुमा आकार दिखाई दे रहा होगा, तो ये क्रोमोसोम कहलाता है। तो क्रोमोसोम में ये परिवर्तित हो रहा है, यहां देखें, ये है क्रोमोसोम में परिवर्तित हो गया। इसी क्रोमोसोम के अंतर्गत आपको यहां पर ये जो पैटर्न दिखाई दे रहा है, ये पैटर्न यही है डीएनए। मतलब कि अब आपके पास इसी क्रोमोसोम में क्या दिखाई देगा, तो आपको दिखाई देगा डीएनए और प्रोटीन से बना हुआ यहां पर क्रोमोसोम। डीएनए और प्रोटीन, ये याद रखोगे, डीएनए प्लस प्रोटीन यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। अब इसी डीएनए के अंतर्गत अगर आप देखोगे, मान लीजिए अगर मैं यहां से यहां तक की क्रियात्मक एक पार्ट की अगर बात करूं तो ये कहलाता है जीन। क्या कहलाता है, जीन, जहां पे वो सभी इंफॉर्मेशन रहते हैं जो कि एक माता पिता से दूसरी संतति में जाता है। ये आप याद रखोगे, यही सारी चीज यहाँ पे लिखे हुए, आप इसकी चिंता ना करो, आपको निःशुल्क पीडीएफ दिया जाएगा। आप जरूरत है तो आप सिर्फ और सिर्फ हमें संपर्क करेंगे और निःशुल्क पीडीएफ आपको मिल जाएगा, कमेंट करिएगा आप। तो ये है एक प्रोसेस जो आपको समझना था कि किस तरीके से एक संतति मिलती है। और जीन मैंने जैसे बताया, क्रियात्मक खंड जो होता है डीएनए का, वही जीन कहलाता है। अब देखिए बात तो अटती है, जैसे कि बैक्टीरिया की अगर मैं एग्जांपल लेता हूं। बैक्टीरिया जैसे जीवों में कोशिका का केंद्रकीय क्षेत्र बहुत कम होता है। देखिए अभी तक तो हमने क्या किया था, हमने इस तरीके से एक सेल बनाया, सेल या कोशिका बनाया। उस सेल में हमने क्या कर दिया, यहां पर एक न्यूक्लियस रख लिया जिसे केंद्रक कह दिए, और इसी न्यूक्लियस के चारों ओर हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ पे एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी रख दिया, कोशिका झिल्ली भी हमने वहां पे बनाए थे। परंतु यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पर ये कह रहा है, एक नया वर्ड आपके पास आ रहा है जिसे हम क्या कहेंगे, केंद्रकाय।
तो केंद्रकाय क्या है, अगर ऐसे किसी एग्जाम में पूछे थे तो आपको पता होना चाहिए केंद्रकाय मतलब कि उदाहरण के तौर पर आप बैक्टीरिया ले लीजिए। बैक्टीरिया जैसे जीवों में जब हम जाते हैं तो हमें पता चलता है कि वहां पे जो केंद्रकीय जो क्षेत्र है वो बहुत कम होता है और यहाँ पर केंद्रक झिल्ली नहीं होती। क्योंकि यहाँ पर ये केंद्रक झिल्ली नहीं होती, ऐसे अस्पष्ट जो केंद्रक क्षेत्र जो आपके पास पाए जाएंगे जिसमें केवल क्या पाया जाएगा, क्रोमैटिन। अभी मैंने बताया था ना कि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन होता है, फिर बाद में क्रोमोसोम बनेगा, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए और प्रोटीन आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, और क्रियात्मक खंड अगर डीएनए में लोगे तो जीन मिलेगा। तो यहाँ पर अगर ऐसी कोई कोशिका मिले, उदाहरण के तौर पर बैक्टीरिया जिसका अपना केंद्रक तो है परंतु चारों तरफ केंद्रक झिल्ली नहीं है, तो ऐसे अस्पष्ट क्षेत्र को आप क्या कहते हो, केंद्रकाय कहते हो, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्रोमैटिन मिलेगा। ये आप याद रखोगे। क्लियर हुआ ये चीज। और ऐसे जीव जिसमें कि आपके पास केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, उसके लिए जो शब्द का इस्तेमाल किया जाता है वो है प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक की स्पेलिंग थोड़ा सा रॉन्ग है, इसे देख लीजिएगा, मिसप्रिंट हो गया। प्रोकैरियोटिक क्या कहा जाएगा, प्रोकैरियोटिक। और ऐसे जीव जिन कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होती है उन्हें यूकैरियोटिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यूकैरियोटिक। ये दोनों स्पेलिंग रॉन्ग है, इसे आप एडिट कर लीजिएगा। तो प्रोकैरियोटिक जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती, यूकैरियोटिक जिसमें कि केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। क्लियर हुआ इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे इस बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट को हम आगे लेकर के चलते हैं। तो कोशिका द्रव्य, लास्ट में आपको मैं पुनः कह रहा हूं, लास्ट में आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया जाएगा। और मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको बेहतर लग रहा है ये लेक्चर तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, कमेंट करिएगा, और फिर पीडीएफ आप हमसे ले सकते हैं कॉन्टैक्ट करके। कोशिका द्रव्य, अब कोशिका द्रव्य क्या होता है, मैंने बार बार आपको बताया, यह है आपका सेल जिसे आप कोशिका कहते हो, ये आपका केंद्रक जिसे मैं एन से दिखा रहा हूं, और इसके इर्द गिर्द जितना भी आप एक द्रव्य देख रहे हो यही कोशिका द्रव्य कहलाता है। तो यहां लिखा प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव्य एक तरल पदार्थ है। समझ में आ गया क्यों, क्योंकि प्लाज्मा झिल्ली आप कहां रखते हो, यहां देखिए ये आपका प्लाज्मा झिल्ली जो इसको चारों तरफ से घेरा हुआ है, उसी के अंदर ये है। इसमें बहुत सी कोशिकांग होते हैं, मैं बताऊंगा और कौन कौन से कोशिकांग होते हैं बाद में देखेंगे, जैसे कि गोल्जी बॉडी फॉर एग्जाम्पल, बाद में बताऊंगा क्या होता है। ठीक, चलिए कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक दोनों मिलकर के, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। अगर आप इस कोशिका द्रव्य जो इर्द गिर्द पूरा है और केंद्रक मतलब इस न्यूक्लियस को अगर मिला ले तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उसे ही जीव द्रव्य कहा जाता है, ये आप याद रखोगे। तो जीव द्रव्य किसे कहते हैं, एक कोशिका के अंतर्गत जो केंद्रक है और यहाँ जो आपका लिक्विड या तरल पदार्थ मिल रहा था जिसे आप कोशिका द्रव्य कहते हो, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को जीव द्रव्य कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल हम यहां देखिए, ये है आपके पास एक वायरस। मैंने वायरस की बात क्यों लाया इसे समझिएगा आप। वायरस की बात इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वायरस जो होता है ना तो वो एक कोशिकीय जीव है ना ही ये बहुकोशिकीय जीव है। तो ये कैसा जीव है, ये है असेल्युलर, अंग्रेजी में असेल्युलर या फिर हिंदी में यह है अकोशिकीय जीव। अकोशिकीय जीव ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वायरस में किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है। किसी प्रकार की झिल्ली ना होने की वजह से ये जीवित नहीं है, इसलिए इसमें जीवन के कोई भी गुण आपको दिखाई नहीं देते। जब ये वायरस कहीं प्रवेश कर जाता है, मान लीजिए अगर हमारे में प्रवेश कर गया, तो प्रवेश करने के बाद ये बहुगुणक हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा, और वहां पर फिर प्रविष्ट करके कोशिका की जो मशीनरी है उनका उपयोग करके ये बहुगुणक होगा और फिर ये एक्टिव हो जाएगा। इसलिए ये चीज बताया। अगर कोई पूछ दे कि वायरस जो है यूनिसेल्युलर है या एक कोशिकीय है या बहु कोशिकीय या मल्टी सेल्युलर है, तो आप बोलोगे दोनों ही नहीं है, ये ए सेल्युलर है या अकोशिकीय जीव है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की झिल्ली आपको दिखाई नहीं देती है। चलिए आगे बढ़ा जाए। लास्ट, अब आता है बात आपको एक प्रश्न की। तो प्रश्न आपके सामने दिया गया है प्लाज्मा। प्लाज्मा मैंने क्या बताया था, कोशिका झिल्ली के इर्द गिर्द जो एक मेम्ब्रेन था। तो यहां पे प्रश्न कर रहा है कि प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, 4 विकल्प है आपके पास, प्रोटीन से, बी है लिपिड से, सी है कार्बोहाइड्रेट से, और डी बोल रहे दोनों ए तथा बी। तो इस प्रश्न का उत्तर मैं आप सभी से चाहूंगा आप कमेंट करके जरूर उत्तर दीजिए। और लास्ट में फिर से मैं कह रहा हूं, आप बस हमें व्हाट्सएप करिए, आपको व्हाट्सएप के जरिए मिल जाएगा पर्सनल पीडीएफ सभी सब्जेक्टेड टीचर्स का। ओके, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू टू ऑल।